बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज का लेक्चर नंबर 3 जो टॉपिक है आपकी बुक का पेज नंबर अगर आप देखें तो पेज नंबर 44 है, उसमें एक टॉपिक है 3.4। तो 3.4 वाला टॉपिक में हम बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पेपर में कोई ना कोई आ जाता होता है। बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, और इसको समझने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि भाई बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप भी साथ साथ इसको नोट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी। जी बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल सिमिलर बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए बॉन्ड एनर्जी। किसी भी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, वो एग्जांपल हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बच्चों एक बॉन्ड है जिसका नाम क्या है, HF। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक बॉन्ड है। अब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी अगर मैं इसकी लिखूं, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है बच्चों, 562 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है। तो आगे हम एक और पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। जी, ये इसका यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, अब ना एक काम करना है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं बॉन्ड एनर्जी के हवाले से, जो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी हैं और आपको बॉन्ड एनर्जी को समझने में मदद भी देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम उसको एक दफ़ा समझ लेते हैं। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे अब मैं लिखूंगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड बॉन्ड एनर्जी। ये आपने समझने हैं ताकि आपको इसके बारे में हाउ नो हो कि बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं किसी। स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक तो पढ़ लेता है, डेफिनेशन पढ़ लेता है, लेकिन उसको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता है कि बॉन्ड एनर्जी असल में है क्या चीज़ है। ठीक है, तो वैसे अगर सिंपल सी बात है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी हमारी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है जी, तो अब हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं कुछ। जी बच्चों, ये दो बातें हैं जहन में क्या रखनी है आप लोगों ने कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, देखो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब एनर्जी है, तो ये प्रोसेस हमारे पास बच्चों क्या होता है, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, अब बॉन्ड बनने के दौरान बॉन्ड मेकिंग एनर्जी इज़ रिलीज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों, ये हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, दो बातें ज़हन में रखी हैं। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो मेजर की जाती है बॉन्ड एनर्जी पे, यानी कि बॉन्ड की ताकत। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, इसका मतलब है वो बॉन्ड क्या है, वीक है। तो बॉन्ड की ताकत का अंदाज़ा उसकी बॉन्ड एनर्जी से लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है उसको एक्सपेरिमेंटली जो मेजर करते हैं वो हीट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन के दौरान इस तरह मेजर किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट हम और लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ कि बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड ए बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, तो ऊपर हमने बात की। अब इंथैल्पी क्या होती है, क्योंकि इसको हम जो मेजर करते हैं ना इंथैल्पी चेंज, वो 298 केल्विन के ऊपर मेजर किया जाता है। तो बच्चों तीन पॉइंट ध्यान में रखने। पहला पॉइंट क्या कि बॉन्ड के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो भी बॉन्ड एनर्जी है। इसके अलावा हमारे पास जो बॉन्ड की ताकत का अंदाज़ा है वो बॉन्ड की क्या है, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, कोई बॉन्ड अगर वीक है इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। तीसरी बात हमने क्या लिखी कि बॉन्ड एनर्जी का एक दूसरा नाम है जिसको हम बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं। और बच्चों इंथैल्पी का जो मतलब होता है ना वो हीट कंटेंट होता है। तो ये पॉइंट्स मेन आपने ज़हन में रखने हैं। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
जी बच्चों, ये हमारे पास टॉपिक है जी कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इफेक्ट करती है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास अगर पहला पॉइंट अगर हम लिखें, मैं यहाँ पे 4 हैं फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है बॉन्ड एनर्जी। पहला हमारे पास है जी बच्चों, ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कर रही होती है। पहला क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 2 बॉन्ड एटम के दरमियान। दूसरा क्या है, साइज ऑफ एटम। तीसरा बॉन्ड ऑर्डर। चौथा क्या है, बॉन्ड लेंथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारों को लहदा डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन सा पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनके फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वो बात जो 2 मैंने आपको बताई है बच्चों, वो आपने ज़हन में रखनी है क्या, कि 2 एटम्स के बनने के दौरान, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 2 एटम है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एक बॉन्ड बना रहे हैं। ये प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ये हमारा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अच्छा बच्चों, ये भी बॉन्ड एनर्जी है असल में। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 एटम जुड़े हुए हैं, बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए। तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। तो ये दोनों ही बॉन्ड एनर्जी हैं, एक तोड़ने के लिए रिलीज हो रही है और एक बनने के दौरान, सॉरी, तोड़ने के लिए एब्जॉर्ब हो रही है और एक बनने के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर होगी बात बच्चों। अब हम इन सारे फैक्टर्स को लहदा डिस्कस करेंगे, इसके पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये हमारे पास सबसे पहला फैक्टर आ गया जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन बॉन्डेड एटम। तो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया ताकि आपको समझना, मुझे भी समझाना आसान हो जाए, आपको भी समझना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर देखो, हमारे पास जो है ना, ये एक बॉन्ड है हेलोजन ग्रुप के साथ ना, हाइड्रोजन हैलाइड का बना हुआ बॉन्ड। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड F के साथ है, क्लोरीन के साथ है, ब्रोमीन के साथ है और आयोडीन के साथ। आपको पता है कि इनके दरमियान ये बॉन्ड बना है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना HF को चाहिए 562 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, 562 किलो जूल पर मोल। और इसको तोड़ने के लिए 431, इसको तोड़ने के लिए क्या आ रही है 366, इसको तोड़ने के लिए 299। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि टॉप टू बॉटम जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है बच्चों, क्यों कम हो रही है देखें ज़रा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आ रहा है, आपको पता है कि फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की 2.12 होती है, तो 1.8 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.9 का, 0.7 का, 0.4 का। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। जी बच्चों, हमने क्या कहा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है और इसी को हमने लिख लेना है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ HF के दरमियान जो बना हुआ बॉन्ड है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू HI। क्लियर होगी बात जी। अब हम इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जल्दी से इसके बारे में अगर पेपर में आ जाए तो ताकि हम लिखने के काबिल हो, वहाँ कुछ लिख दें। बच्चों, सारी बात जो मैंने आपको वर्डिंग में बताई उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। क्या कहा कि ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, बॉन्डेड एटम के दरमियान क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं लास्ट में। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट लिखें कि HF मॉलिक्यूल की हायर बॉन्ड एनर्जी है, और हायर बॉन्ड एनर्जी का मतलब ग्रेटर क्यों है, क्योंकि ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। अब ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहला फैक्टर क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो हो गया बच्चों, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें तो वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया जी, बॉन्ड एनर्जी के। ये बात हमें बस ज़हन में रखनी है। चलें जी, अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका काम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइज़ ऑफ बॉन्डेड एटम। देखिए, इसका भी बहुत ही आसान सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना किसी एटम का साइज़ छोटा होगा ना, बॉन्डेड एटम का साइज़, उतनी ही उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी बच्चों, और जितनी उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना उतना ही वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही एनर्जी जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप चेक करें कि आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने साथ ही एग्जाम्पल एक लिखी हुई है कि हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 435, और 2 क्लोरीन एटम है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 243 है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड बना है ना, वो हाइड्रोजन एटम क्या है, 2 स्मॉलर एलिमेंट है। ठीक है, एटम है। अब 2 स्मॉलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा ना, वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसका जो साइज़ है बच्चों वो क्या है, स्मॉल साइज़ है, और स्मॉल साइज़ है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ही मेरे पास है, अब उसके साथ क्लोरीन है, तो अगर आप चेक करें कि क्लोरीन का साइज़ हाइड्रोजन की निस्बत क्या है, बड़ा है। अब हाइड्रोजन की निस्बत बड़ा है तो जो एटम है वो एक दूसरे से दूर दूर है,
ठीक है। दूर होने की वजह से बॉन्ड इनका अंदर क्या होता है, वीक होता है। अब बॉन्ड वीक है, क्यों बॉन्ड वीक है, क्योंकि इनका जो क्या है, आप ये कह लेंगे स्मॉलर साइज़ कहेंगे लार्जर, आपका क्या मतलब यहाँ पे आपने कहना है कि ये हमारे पास है लार्जर साइज़, ठीक है। अब लार्जर साइज़ होने की वजह से इसकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी कम है और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो क्या हम पूरी लाइन लिखने से बेहतर एक लफ्ज़ लिख सकते हैं कि साइज़ ऑफ बॉन्डेड एटम जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के। क्यों भाई, उसकी वजह यह है कि जितना एटम का साइज़ छोटा है बॉन्ड एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। एटम का साइज़ छोटा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो फिर ये डायरेक्टली तो ना हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये इस वजह से लिखवाया था कि आपका अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो कि एटम का साइज़ छोटा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, एटम का साइज़ बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये इन्वर्सली रिलेशन में आता है, डायरेक्टली नहीं आता, ठीक है। तो क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है सर डायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसी को अपने पॉइंट्स में लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि अगर पेपर में इसी में से कोई टॉपिक, अच्छा पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है वाई द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज़ ग्रेटर दैन Cl2, ठीक है। तो आपने अब इसको किस बेस के ऊपर डिपेंड करना है, क्योंकि देखो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है कोई नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप एक्सप्लेन करो, आप इसको साइज ऑफ एटम की बुनियाद पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखते हैं, बस ये पॉइंट आपने क्या लिखने हैं, द स्मॉलर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम द ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी एंड थन स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना एटम का साइज छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे पॉइंट बच्चों वो हमारे पास है बॉन्ड लेंथ के हवाले से। तो बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करने से पहले ना हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर को जल्दी से एक्सप्लेन करके फिर हम बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे, ठीक जी बच्चों। ये मैंने आपके सामने लिखा है जी बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर असल में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ बॉन्ड के बारे में है कि कितने एक एटम के दरमियान बॉन्ड है। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप चेक करें कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, ये कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी है किलो जूल पर मोल के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी आ रही है एवरेज बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास अगर आप चेक करें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एनर्जी है 348, ठीक है। और जहाँ पे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी इसकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 614। और जहाँ पे हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे एनर्जी हमारे पास कितनी बन रही है, 839। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये हुआ कि जितना हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी ही बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम इनके पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें समझना मज़ीद आसान हो जाए। जी बच्चों यहाँ पे हमारे पास है जी, ये मेन पॉइंट हमने लिख लिया, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर लिखने के लिए तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है डबल बॉन्ड की निस्बत, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड की निस्बत। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है भाई हम इसकी रीज़न लिखें कि भाई ऐसा क्यों है, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसकी रीज़न को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो अब हम उसकी रीज़न लिखने जाएंगे कि इसकी रीज़न क्या है। अब हमारे पास इसमें रीज़न है जी, ये हमारे पास इसकी रीज़न है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड में देखो एक ही सिग्मा बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड के अंदर जो हमारे पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास, इसमें एक पाई बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फालतू आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ही हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक एटम को दूसरे एटम के ज़्यादा करीब कर रहे हैं। अब जब ज़्यादा करीब हो रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है तो इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, और बॉन्ड लेंथ के बच्चों कम होने से क्या काम हो रहा है, इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला फैक्टर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास आएगा बॉन्ड लेंथ के हवाले से। जी बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ के हवाले से, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या चीज़ होती है, सबसे पहले अगर हम बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन चेक कर लें फिर हमें समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती क्या है बच्चों, बॉन्ड लेंथ यही होती है कि 2 बॉन्ड के दरमियान एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एटम है ये, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है, और दूसरा एटम जो है उसके साथ जो यहाँ पे हमारे पास अटैच हो रहा है ये वाला एटम, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको बच्चों हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ से
और यहाँ के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते होते हैं। तो ये दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस और बॉन्ड लेंथ के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो बॉन्ड लेंथ है, और इनका जो हाफ होता है वो उसका एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक। अब देखें कि ये एटम जितनी ज़्यादा इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ होगी, अब असल में ना ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन लिख लें तो हमारे पास इसकी बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एटम जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, उसे हम क्या कहते होते हैं बच्चों, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है ना बच्चों, इसका जो हमारे पास यूनिट आता है इसको हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में एक पॉइंट लिखते हैं। इसको हम इन दो चीज़ों में मेजर करते हैं, या एंगस्ट्रॉम के अंदर मेजर करते हैं या पिकोमीटर के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है कि बच्चों बॉन्ड लेंथ ना डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। देखें बॉन्ड लेंथ का ताल्लुक होता है आपके पास ये ज़हन में रखिए, बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही है साइज़ ऑफ एटम, बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही होती है मल्टीपल बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही होती है किसके अंदर, कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ये डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, वैसे हैं तो तीन इफेक्ट्स हैं हमारे पास, ये क्या, एक मल्टीपल बॉन्डिंग, दूसरा याद रखिएगा साइज ऑफ एटम, तीसरा हमारे पास जो आ जाता है वो क्या, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि हमने हमारे आपकी बुक में उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, तो अभी हम उसको नहीं लेके हम बिल्कुल ना लिमिटेड से एरिए में रह के ना इसको डिस्कस करें, ताकि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको लिख सको और उसको सॉल्व कर सको आसानी के साथ, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास क्या है, अगर एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है साइज ऑफ एटम के ऊपर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ एटम, और इसका मतलब क्या हो गया बात। तो बस ये सिंपल सी जेन में रखनी है, क्या पॉइंट है, देखें ये हमारे पास क्या आ गया कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, साइज ऑफ एटम के ऊपर, ठीक है। जितना साइज ऑफ एटम, ग्रेटर साइज ऑफ एटम होगा तो ग्रेटर इज़ द बॉन्ड लेंथ होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्मॉलर इज़ द बॉन्ड एनर्जी होगी। तो क्या अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखें कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी के हमारे पास क्या आ जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लिखना चाहें बच्चों तो एग्जांपल क्या लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना वो बॉन्ड लेंथ ऑफ दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान कितनी है, ऊपर वैसे हमने एक एग्जांपल दी भी हुई है कि एग्जांपल अगर हमें लिखें फॉर एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच और एच के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है बच्चों, 436 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बी आर के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, वो है किलो जूल पर मोल। अब ये क्या वजह है इसकी वजह बच्चों ड्यू टू साइज ऑफ एटम है, ठीक है। तो ये वजह क्या है, आपने यहाँ पे पॉइंट लिखना है ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ बी आर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। ये रीज़न है जिसकी वजह से है। अब कैसे भला, एक और देखें कि देखें हाइड्रोजन का एटम का जो साइज़ है वो स्मॉलर है ना, ये हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, स्मॉलर साइज़ होने से दरमियान में क्या है, जो इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम है। अब बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो एच बी आर है, एच बी आर में ये हाइड्रोजन है बच्चों, और इसके साथ जो लगा हुआ है ब्रोमीन, उसका साइज़ ये है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इसकी निस्बत ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा हो जाएगी ना तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको तोड़ना, इसकी एनर्जी जो है इसको तोड़ना आसान होगा, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक टेबल मैंने आपके सामने बनाया हुआ है इसके अंदर ऐसा बिहेवियर क्यों है, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर आप चेक करें कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 158, सबसे कम है, क्यों, इसकी बॉन्ड लेंथ है 149। तो अब मैंने ये बात सही कही है ना कि जितनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अच्छा यहाँ पे तो एक्सेप्शनल केस हो गया, फिर हो गया ना कि यहाँ पे अब आपकी जो बॉन्ड लेंथ है 199 है और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे 228 है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई है। लेकिन फ्लोरीन के केस में ही ऐसा क्यों है,
समझ आ रही है। तो इसमें ये होता है कि जो एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है ना बच्चों, वो हमारे पास देखें, अगर आप चेक करें ना कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का बड़ा है और आयोडीन का बड़ा है। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो ज़ाहिर बात है एटॉमिक लेंथ भी जो है ना, बॉन्ड लेंथ भी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अभी देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती जा रही है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक दूसरे की क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बस हमने एक रीज़न ये लिखनी है कि बाकी तो बात समझ आ रही है कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो हमारे पास इसकी एनर्जी कम है। लेकिन फ्लोरीन की एनर्जी कम क्यों है बच्चों? तो बस हमने ये एक छोटी सी बात लिखनी है, उसके बारे में हम रीज़न हम लिखेंगे कि वाई द फ्लोरीन जो है ना उसकी बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर। जी बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको भी समझ आ जाएगी। जी बच्चों, अब आपको बताता हूँ ज़रा, देखें हमारे पास क्या है जी, फ्लोरीन है। ठीक है, एक ये फ्लोरीन है। आपको पता है कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है ना वो बहुत छोटा होता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना चुके हैं। अब बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका साइज़ छोटा होने की वजह से बच्चों, इनका साइज़ क्या है, छोटा होने की वजह से ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पहले से ही क्या कर रहे हैं, ये सॉरी लॉन पेयर हैं, ये पहले से ही क्या कर रहे हैं, लॉन पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, लॉन पेयर रिपेल कर रहे हैं। अब बच्चों जब लॉन पेयर रिपेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा। अब बॉन्ड वीक होगा तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर इसी के दूसरे केस में देखें, आप क्वेश्चन करता है कि सर बाकियों में भी तो है ना, तो बिल्कुल है, लेकिन उनके एटम का साइज बड़ा होने की वजह से ना उनमें रिपेल जो है वो कम होती है, और रिपल्जन कम होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी उनकी क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा हो जाती है। क्लियर होगी ये बात जी? तो ये हमारे पास था बॉन्ड लेंथ के हवाले से। अच्छा, एक लास्ट बात हमारे पास अगर देखें तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करती है कोवलेंट मॉलिक्यूल की। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी ना, एक चीज़ ये में रखिएगा, बस एक बात आखिरी पॉइंट है हमारे पास कि जो रिएक्टिविटी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल वो डिपेंड कर रहा होता है बॉन्ड एनर्जी पे। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है, देखें जिस कोवलेंट मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब है कि वो लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव का मतलब है कि वो स्टेबल है। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगी, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह है ना कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है। कहा जाता है ना कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है ना वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, कम रिएक्टिव है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो आपसे डिस्कस ना की गई हो, आपको बताई ना गई हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।